कहानी एक स्कूल के छात्र की है जिसका नाम योन सी यून है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमेशा टॉप करता है। वह शांत, आत्मनिर्भर और क्लास में बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है और किसी से ज्यादा बातचीत या मजाक नहीं करता। एक स्कूल की गणित प्रतियोगिता में सी यून ने गोल्ड मेडल जीता। जब उसके होमरूम टीचर ने उसे सर्टिफिकेट दिया तो वह बिल्कुल शांत और बेपरवाह दिखा। वहीं उसका एक क्लासमेट यंग बिन, जिसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, बहुत खुश और उत्साहित था। यंग बिन असल में क्लास का गुंडा था। वह अक्सर कमजोर और शांत छात्रों को सी यून करता था। उसके लिए सी यून एक आसान निसी यूना था। एक दिन उसने जानबूझकर सी यून पर चप्पल फेंक दी और बाद में बोला कि यह गलती से हुआ। सी यून ने शांत रहकर सिर्फ इतना कहा, अगली बार ध्यान रखना। यंग बिन को सी यून का ऐसा शांत रवैया अच्छा नहीं लगा। वह उसे लड़ाई के लिए उकसाने लगा, लेकिन सी यून ने अपनी ठंडी और शांत सोच बनाए रखी। तभी क्लासरूम में स्कूल की बेसबॉल टीम का कप्तान घुस आया और चिल्लाते हुए पूछा, सूहो कौन है? जैसे ही उसने सूहो को पहचाना, उसने गुस्से में पूछा, तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है? सूहो ने बिना घबराए कहा कि वह लड़की बार बार उसे खाने पर बुला रही थी, लेकिन वह उसके टाइप की नहीं है। इस पर गुस्से में बेसबॉल टीम लीडर ने अपने साथियों से कहा कि सूहो को सबक सिखाया जाए। सब ने बैट से उस पर हमला किया। शुरू में सूहो वारों से बचता रहा, फिर उसने अपने खाली हाथों से एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया। लीडर को पकड़ते ही बाकी गुंडे डर गए। जब लीडर ने फिर से सूहो पर बैट से हमला करने की कोशिश की तो सूहो ने जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने बाकी गुंडों से कहा, अपने बॉस को नर्स रूम ले जाओ और अगर मेरा नाम किसी से कहा तो अंजाम बुरा होगा। क्लास के सब लोग यह देखकर हैरान थे, लेकिन सी यून शांति से अपनी सीट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सूहो गलती से सी यून का पेन केस गिरा देता है और माफी मांगता है। जब सी यून पूछता है कि वह क्लास में क्या कर रहा है तो सूहो, जो कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, बस मुस्कुराता है और चला जाता है। हालांकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त थी, लेकिन सूहो कभी भी किसी को क्लास में परेशान नहीं करता था। इवन यंग बिन भी उसे थोड़ा रिस्पेक्ट करता था। अगले दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम था बियोम सियोक। यंग बिन ने देखा कि वो लड़का शर्मीला और भोला है तो उसे तुरंत परेशान करने पहुंच गया। वह उसे अपना चमचा बनाना चाहता था। तभी सी यून आया और बोला, मेरे डेस्क से हट जाओ। यंग बिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तू क्या करेगा? सी यून ने शांत भाव से पेन उठाया, उसे क्लिक किया और बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, हट जाओ। तभी सूहो ने बीच में आकर कहा, थोड़ा शांत रहो, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर यंग बिन पीछे हट गया। अगले दिन यंग बिन ने बियोम सियोक को अकेले में बुलाया और कहा कि शायद वह इस स्कूल में इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि पहले स्कूल में उसे बुली किया जाता था। फिर उसने बियोम सियोक को भरोसा दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में उससे एक काम करवाया। उसने बियोम सियोक को एक छोटा सा पैच दिया। क्लास में एक प्रैक्टिस टेस्ट चल रही थी। यंग बिन ने इशारा किया और बियोम सियोक ने सी यून की गर्दन पर हल्की थपकी मारी और बोला, तेरे ऊपर मच्छर था। सी यून ने ध्यान नहीं दिया और टेस्ट देने लगा, लेकिन उस पैच के जरिए कोई दवाई उसे सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे, नींद सी महसूस हुई और वह लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। सी यून ने चेहरा धोकर खुद को संभालने की कोशिश की और फिर टेस्ट रूम में वापस आ गया। उसने गर्दन से पैच निकाला, खुद को थप्पड़ मारा ताकि वह जागा रहे। जब टीचर ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं तो उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और टेस्ट फिर से शुरू किया। जब रिजल्ट आया तो सी यून को पता चला कि वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने गुस्से में अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे सब चौंक गए। उसने देखा कि बियोम सियोक बार बार यंग बिन की तरफ देख रहा था। गुस्से में आकर सी यून उठ खड़ा हुआ, एक किताब उठाई और यंग बिन के मुंह पर जोर से मारी। फिर उसने यंग बिन के साथ खड़े एक लड़के के हाथ में पेन चुभो दिया और यंग बिन को जोर जोर से मुक्के मारने लगा। उसने पर्दा खींचा और उसे यंग बिन के चेहरे पर लपेटकर लगातार मारता रहा जब तक पर्दा खून से लाल नहीं हो गया। जब वह आखिरी बार उसे लात मारने वाला था, सूहो ने बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया और बोला, बस कर, अब ज्यादा मत कर। गुस्से में सी यून ने पेन केस फेंका और एक कुर्सी उठाई ताकि सूहो पर हमला कर सके, लेकिन सूहो ने आसानी से उसका वार रोका और हल्का सा जवाबी वार किया। जैसे ही सी यून ने फिर से कुर्सी उठाकर हमला करने की कोशिश की, उनकी होमरूम टीचर क्लास में आ गई और पूरी लड़ाई को रोक दिया। सूहो ने समझाया कि वह तो बस लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने सी यून से कहा कि वह टीचर से माफी मांगे। अब पूरी क्लास सी यून को हैरानी से देख रही थी। होमरूम टीचर ने सी यून को अस्पताल ले जाया ताकि वह युंग बिन की हालत देख सके। जब वे युंग बिन के अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो युंग बिन की मां ने गुस्से में पूछा कि सी यून की मां कहाँ है और वह अपने बेटे को देखने क्यों नहीं आई। सी यून ने जवाब दिया कि उसकी मां है ही नहीं। यह सुनकर युंग बिन की मां नाराज हो गई और उसने धमकी दी कि वह सी यून को सुधार गृह भेज देगी। इसके जवाब में सी यून ने वो पैच
निकाला और समझाया कि युंगबिन ने किसी से यह पैच उसकी गर्दन पर लगवाया था और उसमें नशीले पदार्थ थे। युंगबिन तुरंत चिल्लाया और इसका विरोध करते हुए सबूत मांगने लगा। सीयून ने शांतिपूर्वक पूछा कि क्या वो बैकपैक युंगबिन का है। जब उसने बैग खाली किया तो उसमें से सिंथेटिक ड्रग्स का एक डिब्बा गिरा। युंगबिन की मां पूरी तरह हैरान रह गई, जैसे उसके होश उड़ गए हों। होमरूम टीचर ने फिर उन्हें बताया कि यह अब सिर्फ स्कूल वायलेंस का मामला नहीं रहा। युंगबिन को शायद स्कूल ट्रांसफर करना पड़ेगा और बेहतर यही होगा कि उसकी मां इस मामले को चुपचाप यहीं खत्म कर दे। यह सब सुनकर युंगबिन के मन में सी यून के लिए जबरदस्त नफरत भर गई। पिछली रात जब युंगबिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में घूम रहा था तो उसके कजिन ने उसे कुछ सिंथेटिक ड्रग पैच दिए। कजिन ने बताया कि यह सिर्फ मजे के लिए है। उत्सुकता से युंगबिन ने पूछा कि क्या इन्हें त्वचा पर लगाने से कोई समस्या होगी। कजिन ने बताया कि इन्हें लगाने से चक्कर आ सकते हैं, नींद आने लगती है। यह सुनकर युंगबिन ने एक योजना बनाई कि वह इस पैच का इस्तेमाल करके सी यून की टेस्ट परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। जब सी यून घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पापा एक लंबे बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं। उन्होंने सी यून की चोटें देखकर पूछा कि क्या हुआ। सी यून ने बस इतना कहा कि वह जिम क्लास में गिर गया था। सी यून के पापा एक प्रोफेशनल जूडो कोच थे और ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके थे। लगातार ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के चलते उनके माता पिता के बीच झगड़े होते रहते थे और अंत में उनका तलाक हो गया। अब सी यून अपने पापा के साथ रहता था, जो ज्यादातर बाहर कोचिंग के लिए जाते रहते थे, जिससे सी यून को ज्यादातर समय खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। अगले दिन जब सी यून स्कूल पहुंचा तो उसके सारे क्लासमेट्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे सब कुछ बदल गया हो। युंगबिन के दो गुर्गे सी यून के पास आए और उसे स्कूल के बाद लड़ाई के लिए ललकारा। उन्होंने कहा कि पिछली बार वह सिर्फ इसलिए किसी एक को पेन से चुभा पाया था क्योंकि वे लापरवाह थे। सी यून ने उनकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे स्वर में कहा, तो चलो अभी निपटा लेते हैं। वह उन्हें क्लासरूम से बाहर ले गया। पूरी क्लास जिज्ञासा में उनके पीछे चल दी, यह देखने के लिए कि आगे क्या होगा। सी यून उन दोनों गुंडों को शौचालय में ले गया, चुपचाप दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से पेन निकाला और उसे क्लिक किया। सी यून की ठंडी और निडर आंखों को देखकर दोनों गुंडों के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे डर की एक लहर उनके अंदर दौड़ गई हो। सी यून धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता रहा, पेन को बार बार क्लिक करते हुए। दोनों गुंडे अब कांपते हुए पीछे हटने लगे। तभी सी यून ने कहा, रुको। फिर उसने शांति से पेन को वापस अपनी जेब में रखा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके क्लासमेट्स उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और सवाल पूछने लगे। सी यून ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कब से हम इतने करीब हो गए, और वहां से चलता बना। अब उसके क्लासमेट्स उसे नए सम्मान और भय की नजर से देख रहे थे। इस बीच युंगबिन का कजिन सैक्टा अस्पताल में उसके कमरे में एक काले बैग के साथ आया। युंगबिन ने उसे सी यून को सबक सिखाने के लिए हायर किया था। सैक्टा ने मजाक में कहा कि वह तभी मदद करेगा अगर युंगबिन उसके सामने गिड़गिड़ाए। थोड़ी झिझक के बाद युंगबिन ने आखिरकार उससे मिन्नत की। उधर उस शाम सी यून ट्यूशन से घर लौटते समय बस में बैठा था। एक सिग्नल पर उसने बाहर से हॉर्न की आवाज सुनी और देखा कि सुओ, जो अब डिलीवरी ड्राइवर का काम कर रहा था, वहीं खड़ा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हल्की बातचीत की। सी यून ने पिछले दिन कुर्सी से सुओ पर हमला करने के लिए माफी मांगी। सुओ ने हंसते हुए कहा, छोड़ना, चल खाने की ट्रीट दे, और फिर वह अपनी डिलीवरी के लिए निकल गया। अगले दिन युंगबिन, उसका कजिन और उनके कुछ गुर्गे स्कूल के बाहर सी यून का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सी यून बाहर निकला, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन सी यून बिना डरे उनकी ओर बढ़ा और युंगबिन की आंखों में सीधे देखा। सैक्टा ने अचानक सी यून को थप्पड़ मारा, जिससे वह थोड़ा हिल गया। दूर से कुछ छात्र यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें देखकर बियोम सियोक नाम का छात्र तुरंत भागा और सुओ को क्लासरूम में ढूंढा, जो उस समय सो रहा था। उसने सुओ से कहा कि युंगबिन सी यून को ले गया है और उसे मदद की जरूरत है। सुओ ने पहले कहा कि होमरूम टीचर को बुला लो, मुझे काम पर जाना है। बियोम सियोक ने फिर कहा, मैं तुम्हें 2 गुना पेमेंट दूंगा। सुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब काम पर लगते हैं। सी यून को युंगबिन और उसके साथियों ने एक सुनसान जगह पर ले जाया, जहां युंगबिन का कजिन सैक्टा पहले से ही तैयार खड़ा था। उसने अपनी गैंग की एक लड़की को बाहर खड़ा कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके और वे शांति से सी यून को पीट सकें। युंगबिन ने सैक्टा से कहा, इस लड़के के हाथ तोड़ दो ताकि ये दोबारा कभी पढ़ाई न कर सके। सी यून ने फौरन स्थिति को आंका, दुश्मनों की संख्या, उनकी पोजीशन और आसपास की चीजें। फिर उसने जेब से अपना पेन निकाला और सैक्टा पर वार किया। सैक्टा ने हाथ से वार रोका, लेकिन सी यून ने तुरंत जेब से एक ठोस चीज निकाली और उससे सैक्टा को मारा। इसके बाद सी यून ने एक गमले को उठाया और सैक्टा के सिर पर दे मारा। फिर उसमें की मिट्टी बाकी गुंडों के चेहरे पर फेंक दी। उसने एक डस्टबिन को युंगबिन के पैरों की तरफ लात मारी और एक एक करके युंगबिन के साथियों को गिराना शुरू कर दिया।
दिया। युंग बिन के साथ आए दो सहपाठी सिर्फ खड़े होकर ये सब देख रहे थे, डर के मारे हिल तक नहीं पाए। जैसे ही सी यून वहां से जाने लगा, सैक्टा पीछे से उस पर झपटा, उसे जमीन से उठाया और जोर से पटक दिया। यह मौका देखकर युंग बिन ने सी यून को लातों से पीटना शुरू किया और अपने एक साथी से कहा, इसके हाथ पकड़ो। जब सी यून को काबू में कर लिया गया तो युंग बिन ने उसके हाथ पर पैर रखकर उसे रौंदा, मानो उसकी हड्डियां तोड़ देना चाहता हो। उसी वक्त बाहर खड़ी लड़की ने एक नीली रफ्तार को पास से गुजरते देखा। वो सुओ था। सुओ ने अंदर घुसते ही एक गुंडे की गर्दन पर लात मारी, फिर युंग बिन को धक्का देकर पीछे किया और फिर स्पिन करते हुए एक और लड़के को बाहर कर दिया। सुओ ने सी यून की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब बस यहीं खत्म होता है सब कुछ। लेकिन तभी सैक्टा पीछे से झपटा और सुओ को जमीन पर गिरा दिया। दोनों में जोरदार मुक्केबाजी शुरू हुई। सैक्टा ने सुओ को कई बार चेहरे पर मारा, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश जैसा हो गया। अब जब सुओ अस्थायी रूप से नीचे था, युंग बिन ने आदेश दिया, इस पर हमला करो। 3 गुंडे सी यून पर टूट पड़े। सी यून ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन जल्दी ही वह गिर गया और बेरहमी से पिटने लगा। लेकिन फिर सुओ उठा। उसने सैक्टा पर जबरदस्त घूंसे मारे और उसे चौक होल्ड में पकड़ लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि युंग बिन एक कांच की बोतल उठाकर सी यून पर वार करने वाला है। सुओ तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन सैक्टा ने उसे पीछे से रोक लिया और तभी बियोम सियोक आ गया। उसने तेजी से दौड़ते हुए युंग बिन को धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और बोतल हाथ से छूट गई। सुओ ने आगे बढ़कर कहा, एक लड़के पर 3 लोग हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अगर मैं होता तो खुद का मुंह टॉयलेट में डुबो देता। उसी पल सैक्टा के पास उसके बॉस का फोन आया, जिसने उसे तुरंत बुलाया। सैक्टा वहां से चला गया। सी यून ने युंग बिन की तरफ देखा और कहा, बस करो अब। और फिर सी यून, सुओ और बियोम सियोक तीनों गर्व से वहां से बाहर निकल गए। बाहर आते ही सुओ ने सी यून और बियोम सियोक से कहा, चलो तुम्हें एक जबरदस्त जगह ले चलता हूं कुछ खाने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि वह जगह सुओ की ही पार्ट टाइम नौकरी की जगह थी। सुओ ने जल्दी से मालिक से माफी मांगी कि वह लेट हो गया है और फिर अपने दोस्तों से कहा, चलो मेरी मदद करो, फिर जो मन करे खा लेना। सी यून ने फर्श पोंछना शुरू कर दिया और बियोम सियोक बर्तन धोने लगा। थोड़ी देर बाद सी यून ने सुओ से पूछा, तुम थकते नहीं क्या? इतना सब काम करते हो? सुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, वीकेंड पर तो मैं मूविंग का काम भी करता हूँ। सी यून को अब समझ आया कि सुओ क्लास में अक्सर थका थका क्यों दिखता है और वो उसकी मेहनत से काफी प्रभावित हुआ। खाना खाते समय बियोम सियोक ने सी यून से माफी मांगी। सॉरी, मैंने वो ड्रग पैच तेरी गर्दन पर चिपकाया था। सी यून ने उसकी माफी कबूल कर ली। सुओ भी उनके साथ बैठा बड़े चाव से खाना खा रहा था। उसने देखा कि सी यून अब भी कुछ शांत और गंभीर है, तो उसने एक टुकड़ा मीट सलाद में लपेटा और सी यून के मुंह के पास लाकर कहा, खा ले, जान नहीं चली जाएगी। सी यून ने पूछा, हाथ धोए थे? सुओ ने हंसते हुए कहा, सीधा खा ले, मरेगा नहीं, और मीट को उसके मुंह में डाल दिया। तीनों लड़कों के बीच दोस्ती और गहरी हो गई। उधर बियोम सियोक घर जाकर सुओ के इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें देखने लगा। अब वह उसे अपना असली दोस्त मानने लगा था। दूसरी ओर सैक्टा अपने बॉस रयू से मिलने गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। रयू ने पूछा, ये कैसे हुआ? उसके साथ खड़ी लड़की ने बताया कि उसका कजिन युंग बिन पिट गया था, इसलिए वो लड़कों से भिड़ गए थे। रयू गुस्से से भड़क गया। उसने सैक्टा के पेट में कई घूंसे मारे और फिर एक ईंट उसके हाथ पर मार दी ताकि उसे सबक मिल जाए। अब वापस तीनों दोस्तों की ओर सू ने कहा, चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पूल खेलने चलते हैं। सी यून ने कहा, मैं तो पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। सुओ बोला, अरे आज पढ़ाई छोड़, थोड़ा मजा कर। सी यून ने क्यू स्टिक उठाई और बॉल्स को देखकर भौतिकी और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए पहला शॉट मारा और सीधा पॉकेट में चला गया। सब हैरान रह गए। उसने 2 गेम लगातार जीत लिए। सुओ तक हार गया। जब सी यून ट्यूशन के लिए जाने लगा, सुओ ने कहा, एक आखिरी गेम, जो हारेगा वो तीनों के लिए नूडल्स का बिल देगा। आखिर में सुओ हार गया और उन्हें खाना खिलाना पड़ा। फ्रस्ट्रेट होकर सुओ बोला, चलो कुछ पीने चलते हैं, मूड ठीक करना है। लेकिन सी यून बोला, मुझे घर जाना है। सुओ ने हंसते हुए बियोम सियोक का हाथ पकड़ लिया और बोला, चल भाई, हम दोनों चलते हैं। दूसरी ओर सैक्टा, जिसका हाथ अब पट्टी में लिपटा था, युंग बिन से मिलने गया, जहां उनका बॉस रयू भी मौजूद था। रयू ने एक नई चाल सोची, तीनों लड़कों को एक बड़े कर्जे में फंसाने की योजना। वहीं दूसरी ओर सी यून एक कन्वीनियंस स्टोर में एक छाता खरीदने गया, क्योंकि बारिश
बारिश शुरू हो गई थी। वहां उसने देखा कि एक लड़की चालाकी से लिपस्टिक चुरा रही थी। वो लड़की थी याना, उसी गैंग की सदस्य जिसने पहले सी यून से झगड़ा किया था। याना ने जल्दी से सी यून का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेबी चलो ना बाहर, ताकि वो चुपचाप निकल सके। बाहर आकर सी यून ने चुपचाप छाता खोला और अकेला चलने लगा। याना फिर उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, अरे तो चलो साथ चलते हैं। वो उसे स्पाइसी राइस केक की दुकान ले गई। वहां याना ने सी यून का फोन लिया और अपना नंबर सेव कर लिया। बोली, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद है, मुझे ऐसे बुरे लड़के पसंद हैं। सी यून ने उसे खाने का ऑफर दिया और खाना खाकर दोनों अलग हो गए। उसी समय रयू एक स्कूल के लड़के को टॉर्चर कर रहा था, जिसने उससे जुआ खेलने के लिए पैसे उधार लिए थे और अब चुका नहीं पा रहा था। रयू ने धमकी दी, अगर तेरी माँ ने 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। रयू का असली धंधा था छात्रों को जुए में फंसाना और फिर उन्हें भारी कर्ज में डालना। युंगबिन अपनी क्लास में अपना सामान लेने आया, क्योंकि अब उसे स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उसने सी यून से कहा, थोड़ी बात करनी है। सी यून ने कहा, बोलने को कुछ बचा ही नहीं, लेकिन युंगबिन के बार बार कहने पर वह मान गया। चारों स्टूडेंट्स आर्ट रूम में मिले। युंगबिन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्लीज झूठ बोल दो कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मेरी माँ और नहीं सह सकती। बियोम सियोक को दया आ गई और उसने सी यून से कहा, एक बार झूठ बोल दे, इसकी मदद कर। सी यून ने धीरे से सिर हिलाया। वो मदद करने को तैयार हो गया। अब वे तीनों युंगबिन के वकील से मिलने टैक्सी में निकल पड़े और पीछे पीछे सू अपनी बाइक पर। लेकिन जब वे वकील से मिलने गए तो असलियत सामने आई। यह एक जाल था। युंगबिन उन्हें सीधे एक ग्रुप के गुंडों के पास ले गया जो बेसमेंट में इंतजार कर रहे थे। गैंग का लीडर रयू लड़कों के पास आया और बोला कि उनकी वजह से सेक्टा की बांह बुरी तरह से चोटिल हो गई है। उसने हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ वॉन की मांग की। सूहो हंस पड़ा और कहा कि उनका इस चोट से कोई लेना देना नहीं है। सी यून ने भी रयू से पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। रयू डराने वाले अंदाज में पास आया और बोला कि वो पहले भी कई लोगों को उधारी न चुकाने पर इस दुनिया से भेज चुका है। फिर उसने सूहो की गर्दन पर चाकू रख दिया और 3 दिन का वक्त दिया। अगर पैसे नहीं दिए तो वे उसके कर्जदार बन जाएंगे। डराने के लिए रयू ने सूहो के हाथ पर हल्की सी कट लगा दी और फिर अपनी गैंग के साथ चला गया। वहां मौजूद युंगाई ने सी यून की ओर बेबस नजरों से देखा और फिर वह भी वहां से चली गई। उस पल के बाद से रयू की गैंग ने उन तीनों लड़कों का पीछा करना शुरू कर दिया। वे स्कूल आने जाने के रास्ते में, ट्यूटरिंग सेंटर में और उस रेस्टोरेंट तक में जहां सूहो रात में पार्ट टाइम काम करता था, हर जगह घात लगाए रहते। जब सी यून रात को घर पहुंचा तो गैंग के लोग उसका पीछा करते हुए दरवाजे तक आ गए। गुस्से में सी यून ने युंगाई को कॉल किया और बाहर मिलने के लिए कहा। वे एक कॉफी शॉप में मिले। सी यून ने सीधे पूछा कि वो गैंग लीडर कौन है। युंगाई ने बताया कि उसका नाम रयू है। वो उन्हें घर और नौकरी देता है, लेकिन उसके लिए वो बस कचरा है। उसने चेतावनी दी कि रयू पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है और सलाह दी कि उसे पैसे दे देने चाहिए, चाहे आधे ही क्यों ना हो। सी यून ने पूछा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। युंगाई बोली, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी जैसे हमारी हो गई। फिर सी यून ने पूछा, अगर पैसे दे भी दिए तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा। इस सवाल पर युंगाई चुप हो गई। उधर बियोम सियोक अपने पिता के सो जाने पर चुपके से उनके कमरे में गया और कुछ कीमती चीजें ढूंढने लगा। उसे एक महंगी घड़ी मिल गई। अगली सुबह बियोम सियोक ने सी यून और सूहो को एक प्राइवेट रूम में बुलाया और 1,50,00,000 वॉन निकाल कर दिखाए। उसने सुझाव दिया कि ये पैसे रयू को दे दिए जाएं ताकि ये सब खत्म हो जाए। सूहो को शक हुआ और पूछा कि उसके पास इतने पैसे आए कहां से। बियोम सियोक ने स्वीकार किया कि उसने चोरी से अपने पिता की घड़ी बेच दी, रीजनिंग देते हुए कि एक ना एक दिन वो घड़ी उसे ही मिलती। सी यून ने धन्यवाद कहा, लेकिन बोला कि वो खुद इस मामले को सुलझाना चाहता है। सूहो ने कहा कि उन्हें सब कुछ पुलिस को बताना चाहिए। तब सी यून ने सबूत के तौर पर गैंग की गैर कानूनी गतिविधियों की तस्वीरें दिखाई और युंगाई की बताई पूरी कहानी सुनाई। युंगाई ने बताया था कि रयू एक ऑनलाइन जुए की वेबसाइट चलाता है जो छात्रों को साइन अप करते ही फ्री पैसे देता है। शुरुआत में वो छात्रों को खूब जीतने देता था, कभी कभी तो लाखों वॉन तक। फिर धीरे धीरे उनकी हार शुरू होती और वे पैसे वापस पाने के लिए पागल हो जाते। चूंकि रयू के पास सभी खिलाड़ियों की जानकारी होती थी, वो उन्हें लोन देने का ऑफर देता ताकि वे खेलते रहें। लेकिन कमाई न होने के कारण छात्र अपने माता पिता से चोरी करने लगते। जो कर्ज नहीं चुका पाते
उन्हें ड्रग्स तस्करी जैसे जुर्म में झोंक दिया जाता। वे जिंदगी भर रय्यू की गिरफ्त में फंसे रहते। सीयून ने बताया कि रय्यू के पास ही सारे रिकॉर्ड और ड्रग्स रखे हैं। अगर पुलिस उनके घर की तलाशी ले तो सब सामने आ सकता है। तीनों स्कूल से बाहर निकलने लगे और जब उन्होंने गैंग मेंबर्स को बाहर देखा तो सूहो ने कहा कि वो अकेला जाएगा। उसने कहा वो गैंग का पता भेज देगा और फिर बाकी दो दोस्त पुलिस को बुला लें। दोस्तों को अलविदा कहकर सूहो अकेले ही रय्यू से मिलने निकल पड़ा। रय्यू ने पूछा, क्या तुम तीनों अलग अलग हो गए? पैसे लाए हो? सूहो ने शांत भाव से कहा, जरा रुको, और फिर बोला कि वो स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स में से है। उसने सुझाव दिया कि थोड़े बदलावों से रय्यू की जुए की वेबसाइट की कमाई दोगुनी हो सकती है। सूहो ने बताया कि उसके कजिन ने उसे वो स्कैम वेबसाइट दिखाई थी और उसने रेफरल सिस्टम जोड़ने का सुझाव दिया जिससे पूरी स्कूल में जुआ फैल सके। रय्यू इस बात से खुश हुआ और बोला, चलो कार में बैठो। युंगाई ने रय्यू से इजाजत ली कि वो पीछे रहकर बाकी दो लड़कों को पकड़ कर लाएगी। रय्यू ने इजाजत दी लेकिन अपने एक आदमी को साथ भेजा। फिर युंगाई भागकर सीयून के पास आई और गैंग की लोकेशन दे दी ताकि वो पुलिस को बता सके। सीयून ने सूहो को टेक्स्ट कर पुष्टि की कि क्या वही जगह है। उधर बियोम सियोक भी चिंतित हो गया और टैक्सी में बैठ गया। सीयून ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बियोम सियोक बोला, पैसे देकर सब खत्म कर दूंगा। सीयून पुलिस को संपर्क करने चला गया। उधर युंगाई से एक गैंग मेंबर ने पूछा कि उसके इरादे क्या हैं। उसने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि रय्यू जेल जाए, हम अब और ऐसे नहीं जी सकते। उसने याद दिलाया कि वो गैंग मेंबर भी ये जिंदगी नहीं चाहता था। रय्यू के ठिकाने पर पहुंचते ही सूहो ने चुपचाप अपनी स्मार्ट वॉच की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने दरवाजे के नीले रंग की तारीफ करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग सीयून को भेज दी। रय्यू ने सूहो को अंदर बुलाया और बैठते ही उसका मोबाइल मांगा। सूहो ने कहा, मुझे अपनी प्राइवेसी प्यारी है। तभी पीछे से एक गुंडे ने सूहो के सिर पर वार किया और वो गिर पड़ा। रय्यू ने फिर एक डंडा उठाया और सूहो को कुछ और बार मारा। फिर उसका फोन लेकर देखा कि पुलिस रास्ते में है। गुस्से में रय्यू ने सूहो को जोर से लात मारी जिससे वो बेहोश हो गया। उसी समय बियोम सियोक टैक्सी से पहुंचा और नीले दरवाजे वाला घर ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे रय्यू और एक गुंडा दिखे जो सूहो को कंधे पर उठाए हुए था। बियोम सियोक ने तुरंत पैसे निकाले और कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो। रय्यू ने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीट कर ले गया। फिर उसे कार में डाला, सारे सबूत भी साथ लाद लिए और भागने की तैयारी करने लगे। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर वे जल्दी से निकल गए। उधर सीयून एक पुलिस कार में बैठा था और गैंग के ठिकाने की ओर जा रहा था। वहां पहुंचने पर पुलिस ने घंटी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस को शक हुआ कि शायद सीयून की जानकारी गलत हो। उन्होंने कहा कि बिना सर्च वारंट के सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर वे कुछ नहीं कर सकते। निराश सीयून ने देखा कि पुलिस कार में वापस बैठ गई लेकिन सीयून ने हार नहीं मानी। वो घर के किनारे गया, दीवार फांदी और ऊपर चढ़कर एक वजन से खिड़की का शीशा तोड़ा। हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोला और कमरे में घुस गया। वहां उसे जमीन पर खून के निशान दिखे। उसने तुरंत सूहो को कॉल किया। हालांकि सीयून ने कई बार कोशिश की लेकिन वह सूहो से संपर्क नहीं कर पाया। उसी समय उसने पास ही एक तिजोरी देखी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। गैंग लीडर रय्यू ने सैक्टा को कॉल करके आदेश दिया कि वह तुरंत योंगई को लेकर उसके पास पहुंचे, वरना वह सैक्टा के साथियों की सारी जानकारी पुलिस को सौंप देगा। ये सुनते ही सैक्टा ने योंगई की ओर मुड़ते हुए कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आएगा और उसे अपनी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ दिनों के लिए कहीं रुकने की सलाह दी। उसने जोर देकर कहा कि योंगई उसका पीछा न करे। उसी समय योंगई को सीयून का फोन आया। सीयून ने उसे बताया कि वह गैंग के ठिकाने तक पहुंच चुका है लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। लगता है कि वे सूहो को पहले ही कहीं और ले जा चुके हैं। योंगई ने तुरंत उसे एक ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करने को कहा और पेशकश की कि वह अपनी लोकेशन शेयर करेगी ताकि वह उसका पीछा कर सके। उसने जोर देकर कहा कि सीयून को पुलिस के साथ आना ही होगा वरना वे सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद योंगई ने आग्रह किया कि वह सैक्टा के पीछे जाए। उसने सीयून से विनती की कि वह उसे साथ चलने दे। उधर सीयून को योंगी की ओर से एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि सूहो संभवतः एक पार्क में हो सकता है। देरी किए बिना सीयून उस पार्क की ओर दौड़ा। उसी समय सैक्टा और योंगई भी पार्क पहुंचे जहां गैंग लीडर से मिलने के लिए गेट खोला गया और उन्हें अंदर ले जाया गया। अंदर जाते हुए योंगई लगातार अपनी लोकेशन सीयून के साथ साझा करती रही। सैक्टा अपराध बोध से भरा हुआ योंगई से माफी मांगता है कि उसने उसे रय्यू की आपराधिक गतिविधियों में घसीटा। इसी दौरान सीयून पार्क पहुंचा और देखा कि गैंग की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं। वह चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर गया और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। सैक्टा और योंगई अब रय्यू के सामने थे। रय्यू ने गुस्से में सैक्टा से पूछा कि क्या उसने उसे अच्छी जिंदगी नहीं दी थी या क्या वह उसे धोखा देने वाला था। फिर अचानक उसने सैक्टा को थप्पड़ मारा और एक लोहे की रॉड से मारने लगा। योंगई ने रोकने की गुहार लगाई जिस पर रय्यू ने व्यंग्य में कहा कि सैक्टा में बदलाव उसी की वजह से आया है। उसने
अपने आदमियों को आदेश दिया कि योंगई को अंदर बंद कर दो। रय्यू ने फिर अपने 14 साल के एक छोटे गुर्गे को आदेश दिया कि वह सैक्टा को चाकू से मार डाले, ये सोचकर कि वह बच्चा जेल नहीं जाएगा। उधर योंगई को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां सूहो और बियुम सियोक भी थे। जैसे ही रय्यू सूहो को चाकू मारने वाला था, सैक्टा अचानक लौट आया और उस पर झपट पड़ा, उसे जमीन पर गिरा दिया। सैक्टा ने सबको चेतावनी दी कि अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो वह सबको तोड़ देगा। रय्यू और सैक्टा के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कई बार झेलने के बावजूद सैक्टा ने रय्यू को जमीन पर गिरा दिया। रय्यू ने चाकू उठाया, खुद को संभाला और सैक्टा को फिर गिरा दिया। तभी योंगई ने एक भारी वस्तु से रय्यू के सिर पर वार किया और चाकू उठाकर बाकी गुर्गों को डराया। लेकिन रय्यू उठ खड़ा हुआ और योंगई की गर्दन पकड़ ली, जिससे चाकू गिर गया। उसने गुस्से में कहा कि सैक्टा का बदलना सिर्फ उसकी वजह से हुआ। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। सी यून ने एंट्री ली और बताया कि पुलिस आ चुकी है और बाहर खड़ी गाड़ियों की तलाशी लेने वाली है। रय्यू और उसके लोग भागने लगे, लेकिन सी यून ने दौड़कर अपने दोस्तों को खोल दिया। तभी रय्यू लौट आया और सी यून का फोन दिखाया, जो पुलिस सायरन की आवाज चला रहा था। उसने सी यून की चालाकी की तारीफ की, फिर फोन तोड़ दिया और अपने आदमियों को हमला करने को कहा। सी यून और सूहो ने डटकर मुकाबला किया। रय्यू ने फिर चाकू उठा लिया और सैक्टा ने योंगई और बच्चे को भागने को कहा। वे तीनों भागे, लेकिन असली पुलिस को देखकर छुप गए। लड़ाई जारी रही। सी यून को दो गुंडों ने लात घूंसों से मारा और रय्यू ने उसके गाल पर चाकू से चीरा मारा। ठीक उसी समय पुलिस पहुंची और अपने हथियार तान दिए। रय्यू ने एक गुंडे को पुलिस की तरफ धक्का दिया और भागने लगा। सी यून ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर रय्यू रुका, सोचा कि बच गया है, लेकिन सी यून उसके पीछे पहुंच गया। सी यून ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और हमला करने बढ़ा, लेकिन रय्यू ने उसे पछाड़ दिया। रय्यू चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला था कि तभी सूहो पहुंचा और कहा, अब लड़ाई शुरू करो। सूहो ने उसके वारों को चतुराई से टाला और दोनों दोस्तों ने मिलकर रय्यू को काबू में लिया। सूहो ने उसका चाकू छीन लिया, लेकिन रय्यू ने उसे गला पकड़कर दबोच लिया। सी यून ने जल्दी से अपनी बेल्ट उतारकर रय्यू की गर्दन कस दी, लेकिन रय्यू ने उसे भी गिरा दिया। फिर सूहो ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन वह भी घूंसे खा रहा था। यह देखकर सी यून ने एक ईंट उठाई और जैसे ही सूहो ने एक जोरदार किक मारी, रय्यू लड़खड़ाकर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद सूहो ने सी यून से पूछा, तुम अकेले उसके पीछे क्यों गए? सी यून बोला, क्या तुम भी नहीं आए थे? सूहो ने उसे पागल कहा, फिर मिलकर रय्यू को बांध दिया। उधर भागते हुए योंगई को सैक्टा ने दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाला और कहा, तू निकल जा, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वह बच्चा योंगई को खींचकर बाहर ले गया। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची और सूहो की ओर बंदूकें तान दी, कुछ ही पलों में कई और पुलिस कारें आ गईं और सभी गैंग के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। गैंग लीडर को जब पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तो उसकी मुलाकात सैक्टा से हुई। उसने उसका अपमान किया, लेकिन जवाब में सैक्टा ने उसके चेहरे पर जोरदार हेडबट मारा। इसके बाद तीनों लड़के सी यून, सूहो और बियोम सियोक राहत की सांस लेते हुए फिर से मिल गए। एक पुलिस अफसर आया और उनसे कहा कि सी यून और बियोम सियोक को थाने चलना होगा बयान देने के लिए। थाने में एक काले सूट वाला आदमी उनके पास आया और बताया कि उसने चीफ से बात कर ली है। स्कूल और उनके परिवार को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। वह आदमी फिर सी यून से बोला, तुम जा सकते हो। जाते जाते सी यून ने पीछे मुड़कर कहा, गैंग लीडर रय्यू को छोड़कर बाकी सब तो मजबूरी में थे, उन्हें माफ कर दीजिए। उसके बाद वह चला गया। बियोम सियोक ने उस आदमी से गुजारिश की, मेरे पापा को मत बताइए, लेकिन उस आदमी ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है और बियोम सियोक को एक कमरे में ले गया जहां रय्यू को बंद किया गया था। उसने बताया कि बियोम सियोक के पिता, जो एक सांसद हैं, चाहते हैं कि रय्यू को उसकी हरकतों की सजा मिले। उसने खुद रय्यू के चेहरे पर एक मुक्का मारा और बियोम सियोक को भी सिखाया कि सही तरह से मुक्का कैसे मारा जाए। रय्यू ने उसे उकसाया जब तक कि गुस्से में बियोम सियोक वहां से बाहर न चला गया। थाने के बाहर सी यून को योंगई मिली। उसने तुरंत पूछा कि क्या सैक्टा ठीक है। सी यून ने आश्वस्त किया कि वह सिर्फ पूछताछ में है, सब ठीक हो जाएगा। योंगई ने बताया कि बाकी लड़के तो अब जा चुके हैं, शायद अपने घर लौट गए। सी यून फिर यंगाई को अस्पताल में सूहो से मिलने ले गया। वहां उसने सूहो से यह कहा कि बियोम सियोक के पिता ने सब कुछ संभाल लिया था, जिससे उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूहो ने मजाक में कहा कि बियोम सियोक के पिता को कोई अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि उनके सचिव ने सूहो का अस्पताल का खर्च भी उठाया था। सी यून ने स्पष्ट किया कि बियोम सियोक के पिता एक सांसद हैं। फिर तीनों ने हल्की फुल्की बातचीत की। अब राहत महसूस कर रहे थे कि वे सुरक्षित हैं। इस बीच बियोम सियोक के घर उसके सांसद पिता ने गोल्फ क्लब थामते हुए उसे बिस्तर पर लेटने का आदेश दिया। फिर उसने बियोम सियोक को गोल्फ क्लब से लगातार पीटना शुरू कर दिया। अगले दिन बियोम सियोक स्कूल पहुंचा और वहां उसकी क्लासमेट्स ने उसे घेर लिया। वे यह जानने
जानने के लिए एक्साइटेड थे कि क्या वह सी यून और सुहो वाकई उस गैंग को खत्म करने में सफल रहे थे जो जुआ वेबसाइट चला रहे थे। बियोम सियोक ने यह पुष्टि की और वे सब उसकी सराहना करने लगे। सवालों की झड़ी लगा दी। लंच के समय तीनों दोस्त साथ बैठे और बियोम सियोक ने सुझाव दिया कि वे वीकेंड में साथ में खाना खाने जाएं। जब बियोम सियोक ने अपने दोनों दोस्तों को यंगाई के बारे में बात करते सुना तो उसने उत्सुकतावश पूछा कि वह कौन है। उसे जल्दी ही पता चला कि वह वही लड़की है जिसने अगले दिन रियू को सिर पर मारा था। जब सी यून ने बताया कि यंगाई कुछ समय के लिए सुहो के घर रह रही है तो बियोम सियोक का चेहरा असहज हो गया। अगले दिन जब बियोम सियोक अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अपनी सेविंग्स से कुछ पैसे निकाले ताकि उन्हें खाना खिला सके। फिर उसने सुहो का इंस्टाग्राम चेक किया और उसके फॉलोइंग लिस्ट पर क्लिक किया जहां उसने एक लड़की का प्रोफाइल देखा। जब उसने प्रोफाइल खोला तो उसने यंगाई के बहुत सारे फोटोज देखे जिनमें वह और सुहो एक साथ थे। कुछ तस्वीरें तो काफी पर्सनल लग रही थीं। बियोम सियोक ने तस्वीरों को स्क्रॉल किया और उसकी भावनाएं धीरे धीरे उदास होती गईं। बाद में वह सुहो और यंगाई से मिलने गया। कोशिश की कि वह सुहो से बातचीत कर सके, लेकिन सुहो तो यंगाई के कमेंट्स में ही व्यस्त दिखे, जिससे बियोम सियोक को अकेलापन महसूस हुआ। जब वे एक कैफे पहुंचे तो यंगाई ने उत्साहित होकर सुहो का हाथ पकड़कर उसे बगल में बैठने के लिए कहा, जिससे बियोम सियोक को स्पष्ट रूप से गुस्सा आया। कुछ समय बाद सियून वहां पहुंचा और उसने सुहो और यंगाई से खुशमिजाज बातचीत शुरू कर दी, जबकि बियोम सियोक और अधिक अकेला महसूस कर रहा था। बाद में सबने कराओके का मजा लिया, लेकिन बियोम सियोक सुहो और यंगाई को एक साथ देखकर असहज हो गया और बाहर जाकर कुछ ड्रिंक लाने का बहाना बनाया। उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्तों का एक ग्रुप देखा और तुरंत उन्हीं से बचने के लिए छिप गया। बियोम सियोक एक रूम में गया और अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपना फोन कैरियोके रूम में ही छोड़ दिया था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि सुहो का फोन यंगाई के पास था और वह एक कॉल पर बात कर रही थी। बियोम सियोक ने गुस्से में फोन छीन लिया और यंगाई को डांट दिया। सुहो ने जल्दी से दखल दिया, लेकिन यंगाई नाराज होकर बाहर चली गई। सुहो ने उसका पीछा किया ताकि उसे शांत कर सके। कुछ समय बाद बियोम सियोक के पुराने स्कूल के सहपाठियों ने कैरियोके रूम में आकर उसे जोर जोर से तंग किया। सी यून ने बियोम सियोक के लिए खड़ा होते हुए उन सभी को डांटा और अंत में वे सब वहां से चले गए। अगले दिन जब बियोम सियोक अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था तो उसके पास कुछ सहपाठी जोर जोर से बात कर रहे थे। गुस्से में आकर बियोम सियोक ने उन्हें चुप रहने को कहा, जब उनमें से एक लड़के ने उसकी ओर ताना मारा। बियोम सियोक तुरंत उसे कॉलर से पकड़कर खींचने लगा। सी यून ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बियोम सियोक लगातार आक्रामक होता जा रहा था। सुहो ने आकर बियोम सियोक को हाथ से खींचते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बियोम सियोक ने उसे झटके से हटा दिया और कहा कि उसे छूने की कोशिश न करे, फिर अकेला चल दिया। यह पता चला कि वे लड़के जो पिछले रात कैरियोके बार में थे वही लड़के थे जिन्होंने बियोम सियोक को अपने पुराने स्कूल में तंग किया था। अब वे उसे लगातार फोन करके उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहे थे। अगले दिन सी यून और सुहो बियोम सियोक के घर गए। बियोम सियोक ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सुहो ने देखा कि घर काफी बड़ा और खूबसूरत था और उसने परिवार की एक तस्वीर पर टिप्पणी की जिसमें बियोम सियोक का परिवार खुश नजर आ रहा था। बियोम सियोक ने कहा कि वे असल में उसका परिवार नहीं थे। उसके पिता ने उसे गोद लिया था जब वह राजनीति में आया था ताकि अपनी सार्वजनिक छवि को बढ़ावा दे सके। सी यून ने फिर उन बुलीज के बारे में बात की जिन्हें उन्होंने कैरियोके में देखा था और इस पर बियोम सियोक ने अपने दोस्तों से कहा कि ये वही लड़के थे जिन्होंने उसे पुराने स्कूल में परेशान किया था। उन्होंने उसे बार बार अस्पताल भेजा और अंततः स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया। उसने बताया कि कैरियोके बार में उनसे मिलने के बाद वे उसे लगातार कॉल कर रहे थे ताकि वह उनके साथ घूमे। सुहो ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे तो बियोम सियोक ने कहा कि वह हमेशा चुपचाप रहता था, लेकिन वे उसे अपनी स्थिति को ऊंचा दिखाने के लिए निशाना बना रहे थे। सुहो ने यह सुझाव दिया कि वे उन बुलियों को कॉल करें और उनसे माफी मांगवाएं। वे बुली जो अब फिर से एक कैरियोके में थे बियोम सियोक का कॉल देखकर उत्साहित होकर उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित करने लगे। बियोम सियोक सी यून और सुहो के साथ वहां पहुंचा और उसने रिंग लीडर से माफी की सख्ती से मांग की। जब रिंग लीडर बियोम सियोक को चिढ़ाते हुए उसके बारे में मजाक करने लगा तो सुहो ने तेजी से उसका कान मरोड़ा और उसे सख्ती से माफी मांगने को कहा। बुली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मजबूरी में माफी मांगी, लेकिन बियोम सियोक ने तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा कि यह माफी दिल से नहीं आई और चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा ही किया तो वह उसे मार देगा। बिना किसी हिचकिचाहट के बियोम सियोक ने उस बदमाश को जोर से थप्पड़ मारा जिससे वह गुस्से में आ गया और उसने पलटकर थप्पड़ मारा जिससे बियोम सियोक के चश्मे जमीन पर गिर गए। सुहो ने बदमाश को कॉलर से पकड़ लिया, लेकिन बियोम सियोक अब गुस्से में आकर माइक उठाया ताकि बदमाश को मारे, लेकिन सुहो ने उसे समय रहते रोक लिया। बियोम सियोक के अत्यधिक गुस्से से चौंकते हुए सुहो ने उसे पकड़ लिया
लिया और काओकेरे के रूम से बाहर खींच लिया। सी यून ने पीछे रहकर बदमाशों को यह ताकीद की कि वे बियोम सियोक को फिर से परेशान न करें। बाहर बियोम सियोक ने सुहो से कहा कि वह फिर कभी उसके पास हाथ न डाले। गुस्से में बियोम सियोक ने सुहो पर कुछ ऐसे शब्दों से हमला किया जिससे सुहो का गुस्सा भड़क गया। सुहो ने बियोम सियोक को दीवार से चिपका दिया और गुस्से में कहा। फिर थोड़ी देर बाद बियोम सियोक गुस्से के साथ चला गया। सीयून ने बियोम सियोक से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन बियोम सियोक ने कहा कि वह ठीक है और बिना किसी समझाए वहां से चला गया। जब वह जा रहा था तो वही बदमाश जिनसे अभी तक वह भिड़ चुका था उसे बार बार कॉल कर रहे थे। वे अब उससे हिसाब चुकता करना चाहते थे। बियोम सियोक ने जल्दी से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन वह यंग बिन के 2 गुर्गों से टकरा गया। इन बड़ी बड़ी गुंडों को देखकर पुराने बदमाश डरने लगे। उन्होंने बियोम सियोक पर गालियां दी, लेकिन उसके नए दोस्तों ने बीच में आकर कमजोर बदमाशों को खींच लिया और उन्हें एक अच्छी धुलाई दी। रिंग लीडर बदमाश ने बियोम सियोक को चिढ़ाया तो बियोम सियोक ने उसे लात मारी और फिर अपनी भड़ास निकालते हुए उसे बार बार लातें मारी। इसके बाद उसके नए दोस्तों ने उसका उत्साह बढ़ाया, जिससे बियोम सियोक का गुस्सा और बढ़ गया। अंत में उसे एक ऐसा समूह मिल गया जो उसकी रक्षा करेगा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। इसके बाद उन्होंने सब मिलकर क्लब जाने का फैसला किया। बियोम सियोक ने पैसे का एक ढेर निकाला और उन्हें मौज मस्ती करने के लिए उकसाया, जिससे उसके नए दोस्त उससे प्रभावित हो गए। उन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू किया और बियोम सियोक ने दिखाने के लिए कि वह उनके साथ सामंजस्य बैठा सकता है, शराब पीने की शुरुआत कर दी। बाद में उसने सुहो का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा और अनफॉलो बटन पर टिक किया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अनफॉलो कर दिया। बियोम सियोक ने अपने नए दोस्तों को प्रभावित करने के लिए फ्लर्टिंग के हुनर का प्रदर्शन किया। शराब की बोतल पकड़े हुए वह सुंदर लड़कियों के टेबल के पास गया और उन्हें अपनी चतुराई से प्रभावित किया। एक लड़की ने भी उसे एक ड्रिंक दिया, जिससे वह और भी विश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगा। अगले दिन बियोम सियोक कक्षा में देर से पहुंचा और उसकी तबीयत हल्की सी खराब थी, क्योंकि रात को शराब पी थी। जब सी यून ने पूछा कि क्या वह शराब पीकर आया है, तो बियोम सियोक ने सवाल को नजरअंदाज किया और कक्षा के पिछले हिस्से में जाकर पहले रात मिले 2 बदमाशों से बात करने लगा। वह खुश था, जिससे सी यून को कोई शक नहीं हुआ। लैब सत्र के दौरान बियोम सियोक ने सी यून और सुहो के साथ बैठने के बजाय बदमाशों के साथ बैठने का फैसला किया और उनके साथ हंसी मजाक करता रहा। सी यून चिंतित हुआ और बियोम सियोक को बाहर बुलाया ताकि उनसे बात कर सके। बाहर सी यून ने पूछा कि वह अचानक उन बदमाशों के इतना पास कैसे आ गया। बियोम सियोक ने घमंडी तरीके से जवाब दिया कि यह सी यून का मामला नहीं है और सुहो पर आरोप लगाया कि वह शुरू से ही उसे नीचा समझता था। ठीक उसी समय सुहो पीछे से आया और पूछा कि क्या बियोम सियोक उसके पीछे बात कर रहा है। बियोम सियोक ने ठंडे तौर पर कहा, तो क्या हुआ अगर मैं बात कर रहा हूँ, और चला गया। कुछ समय बाद रात को एक बदमाश ने बियोम सियोक को क्लब में ले जाकर यंग बिन से मिलवाया, जो उनके समूह का नेता था। यंग बिन ने बियोम सियोक को अपने दोस्तों से मिलवाया, जिसमें कुछ सुंदर लड़कियां और एक मशहूर बॉक्सिंग खिलाड़ी भी था। जब यंग बिन ने पूछा कि क्या बियोम सियोक अब सी यून और सुहो से मिलना छोड़ चुका है, तो बियोम सियोक ने चिढ़ते हुए कहा कि सुहो हमेशा खुद को कोई राजा समझता था। यंग बिन हंसा और कहा कि सुहो को एक दिन सबक सिखाना पड़ेगा। स्कूल में बियोम सियोक अपने नए दोस्तों के साथ और करीब आ गया। उसने उनके साथ सिगरेट पीनी शुरू कर दी और रोमांटिक मामलों पर बात करने लगा। वह अपनी सीट भी बदलकर बदमाशों के पास बैठने लगा। सी यून चिंतित हुआ और बाद में उन बदमाशों से कहा कि बियोम सियोक का फायदा न उठाएं, क्योंकि सारे पैसे जो वे पार्टी करने और जूते खरीदने के लिए खर्च करते थे बियोम सियोक से आते थे। बाद में सी यून ने सुहो से पूछा कि बियोम सियोक ने उनसे दूरी क्यों बनाई है, लेकिन सुहो ने कहा कि अब उसे बियोम सियोक की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद एक बदमाश अपने दोस्तों और बियोम सियोक के साथ खाने के लिए लाइन में बिना खड़े हुए चला आया। सुहो ने जोर से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वह लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं समझते, और फिर बदमाश को धक्का दे दिया। बाकी सब लाइन में खड़े हो गए, लेकिन बियोम सियोक वहीं खड़ा रहा, हिलने से मना कर दिया। सुहो उसके पास गया, उसे घूरते हुए कहा कि लाइन में खड़े हो। बियोम सियोक ने नफरत से कहा, मैं नहीं चाहता, और फिर सुहो ने उसे भी धक्का दे दिया। बियोम सियोक गुस्से में खड़ा हुआ, फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। बाहर बियोम सियोक ने एक बदमाश से पूछा कि क्या ऐसा कोई है जो सुहो को पीट सके, और फिर उसने किसी भी कीमत पर सुहो को हरवाने के लिए पैसे देने का ऑफर दिया। उस बदमाश ने बताया कि वे पहले रात एक बॉक्सिंग खिलाड़ी से मिले थे और उसे लड़ा सकते हैं। बाद में बियोम सियोक और उसके दोस्तों ने उस बॉक्सिंग खिलाड़ी से मिलने के लिए यंग बिन के स्कूल का रुख किया और उसे 1 मिलियन वन की रकम ऑफर की। खिलाड़ी ने खुशी से स्वीकार किया और वादा किया कि वह सुहो को उसके जन्मदिन पर हराएगा और
और मुकाबला लाइव दिखाएगा। शाम को जब सुहो डिलीवरी करने जा रहा था तो यंग बिन और दो बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक खराब कर दिए। बियोम सियोक ने दूर से पूरी घटना पर नजर रखी। सुहो ने जब महसूस किया कि उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे तो उसने गाड़ी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह कारों से टकरा गया और गिर गया। यह देखकर बदमाशों की टोली घबराई कि शायद सुहो को गंभीर चोटें आई होंगी या वह मारा भी जा सकता था। वे लोग जल्दी ही वहां से भाग गए, लेकिन बियोम सियोक वहां रुका रहा और परेशान कर देने वाले भाव से घूरता रहा। कुछ समय बाद सुहो होश में आया और घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। अगली सुबह सुहो देर से क्लास पहुंचा। उसके पैर में चोट लगी थी और वह लंगड़ाता हुआ चल रहा था। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि बियोम सियोक उसे बहुत ही तीव्र और अजीब नजरों से घूर रहा था। ब्रेक के बाद सुहो ने बियोम सियोक से कहा कि वह उसे देखना बंद करे क्योंकि इससे उसे घबराहट हो रही है, और फिर उसे वहां से चले जाने को कहा। आखिरकार सुहो का जन्मदिन आ गया। यंगाई और सी योन ने उत्साहित होकर सुहो के घर को सजाया पार्टी के लिए। उसी समय बॉक्सर फाइटिंग रिंग में सुहो का इंतजार कर रहा था। बियोम सियोक यू ने सुहो को वहां बुलाने के लिए उसे कॉल किया, लेकिन जब वह संपर्क नहीं कर पाया तो उसने एक और योजना बनाई। जब युंगाई सो रही थी और सुहो के लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि पार्टी शुरू की जा सके, तभी उसे बियोम सियोक का एक मैसेज आया। उसमें उसने उसे थोड़ी देर के लिए बाहर मिलने को कहा और यह बात सुहो को न बताने को भी कहा, कहकर कि वह उसे एक तोहफा देना चाहता है। युंगाई ने सीयून से कहा कि वह कन्वीनियंस स्टोर जा रही है और जल्दी से बाहर निकल गई। जब वह बियोम सियोक से मिली तो उसने सबसे पहले माफी मांगी कि उसने बिना इजाजत के उसका फोन उठाया था। फिर उसने सुझाव दिया कि वह सुहो की बर्थडे पार्टी में आए और दोनों से सुलह कर ले। बियोम सियोक ने घमंड से कहा कि उसके पास सुहो से सुलह करने की कोई वजह नहीं है। तभी युंगाई ने देखा कि युंग बिन और उसके गैंग के लोग पास ही छुपे हुए थे। उधर सुहो घर लौट आया था और सी यून के साथ बैठकर गेम खेल रहा था, युंगाई का इंतजार करते हुए। भूख लगने पर सुहो पिज्जा गरम करने गया। सी यून ने युंगाई को कॉल किया, लेकिन वह नहीं मिली। तभी उसने सुहो के फोन पर युंगाई का एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसका पता भी दिया था। सी यून ने पूरी बात समझी और अंदाजा लगा लिया कि यह सब बियोम सियोक का बदला लेने का प्लान है। उसने युंगाई को रिप्लाई किया कि वह जल्दी पहुंच रहा है, फिर मैसेज डिलीट कर दिए और सुहो का फोन बंद कर दिया। सी यून ने सुहो से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस स्टोर जा रहा है और वहां से निकल गया। उधर बियोम सियोक युंगाई से पूछ रहा था कि क्या वह और सुहो रिलेशनशिप में है। उसने यह भी कहा कि सुहो उसे अपने घर में रहने देने और नौकरी ढूंढने में मदद करने के बदले कुछ न कुछ जरूर चाहता होगा। तभी सी यून उस घर में घुस आया और चारों तरफ चीजों को देखते हुए युंगाई और गैंग को ढूंढने लगा। जल्दी ही उसने गैंग मेंबर्स और युंगाई को देख लिया। उसने अपनी जेब से एक रिंच निकाली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। गैंग हैरान रह गया कि वहां सुहो की जगह सी यून आ गया था। बिना वक्त गंवाए सी यून ने युंगाई का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की। फिर वह बियोम सियोक की ओर मुड़ा और पूछा कि सुहो कहाँ है। गैंग ने उनका पीछा किया, लेकिन सी यून ने रिंच से उन्हें रोकते हुए युंगाई को भागने का मौका दिया और उसे पुलिस को कॉल करने को कहा। सी यून खुद एक और मंजिल की ओर भागा, लेकिन जल्दी ही गैंग ने उसे गिरा दिया। वह फिर उठा और उनसे लड़ने लगा, लेकिन वे लोग भारी पड़ गए। तभी उसने पास में रखे सीमेंट के बोरे और बाल्टी को देखा। उसने रिंच युंग बिन की तरफ फेंकी और सीमेंट का थैला गैंग के मुंह पर फेंका, जिससे वे कुछ समय के लिए अंधे हो गए। इसका फायदा उठाकर सी यून ने एक बाल्टी उठाई और उन पर वार किया, जिससे कई गैंग सदस्य गिर गए। फिर उसने मेटल रॉड उठाई और अपने दुश्मन युंग बिन को खत्म करने वाला था कि तभी बॉक्सर वहां आ गया और बीच में कूद पड़ा। सी यून ने उस पर वार किया, लेकिन बॉक्सर के तेज रिफ्लेक्स के सामने वह टिक नहीं पाया। बॉक्सर ने उस पर कई बार हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। तभी युंग बिन ने मेटल रॉड उठाया, लेकिन बियोम सियोकैग ने उसे रोकते हुए कहा कि सी यून का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उसे छोड़ दे। युंग बिन बोला कि यह उसका पर्सनल मामला है। फिर उसने बियोम सियोक से कहा कि हम तेरी मदद कर रहे हैं, क्या सी यून तेरा दोस्त नहीं है या फिर हम तेरे दोस्त नहीं हैं? यह कहकर युंग बिन आगे बढ़ा और सी यून को रॉड से कई बार मारा, जबकि बियोम सियोकैग चुपचाप देखता रहा और फिर डर कर वहां से भाग गया। बॉक्सर ने फिर बियोम सियोक से कहा कि वह सुहो के साथ की जाने वाली ब्रॉडकास्ट को रीशेड्यूल कर दे, लेकिन आज के वक्त की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। तभी सी यून को पता चला कि पुलिस रास्ते में है और सब लोग वहां से भाग गए। युंग बिन ने जाते जाते सी यून से कहा कि वह उसे लंबे समय तक तड़पाएगा। सी यून की आंख खुली तो वह एम्बुलेंस में था। पास ही पुलिस युंगाई से बयान ले रही थी जब
जब वह सब कुछ बताने लगी तो सी यून ने बीच में रोकते हुए कहा कि वह अकेले ही आया था। उसने चुपचाप युंगाई से कहा कि यह सब सुहो को न बताए। उधर सुहो अपने बर्थडे पर सबका इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आया तो वह हैरान हो गया। अंत में उसे अपना फोन सोफे के कुशन के नीचे मिला। उधर जब बियोम सियोक बाहर निकल रहा था तब उसे सी यून का कॉल आया। सी यून ने उससे विनती की कि वह रुक जाए और सुहो को अकेला छोड़ दे, लेकिन बियोम सियोक ने फोन काट दिया। बाद में सी यून के पिता अस्पताल आए और उसके जख्म देखकर पूछा कि क्या वह फिर किसी से लड़ पड़ा। सी यून ने झूठ कहा कि वह सीढ़ियों से गिर गया था। पिता ने फिर कहा कि उसे डिस्चार्ज होने के बाद किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सी यून ने जवाब दिया, आपको अचानक मुझसे इतनी फिक्र कब से होने लगी? अगली सुबह सुहो क्लास पहुंचा, लेकिन वहां न सी यून था और न ही बियोम सियोक। उसने सी यून को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में सी यून का मैसेज आया कि उसे कुछ पर्सनल काम है, इसलिए वह कुछ दिन स्कूल नहीं आएगा। चिंतित सुहो ने युंगाई से पूछा कि वह कल रात घर क्यों नहीं आई और क्या कुछ हुआ था। युंगाई ने बस माफी मांगी और ज्यादा कुछ नहीं बताया। सच्चाई जानने के लिए सुहो सी यून के घर गया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्लास में उसने उन दो बदमाशों से पूछा कि बियोम सियोक क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता और उसका फोन भी नहीं लग रहा। सुहो ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उसका संपर्क हो तो उसे कहना कि वह गाड़ी का रिपेयर पैसा चुका दे। जब उनमें से एक बदमाश चौंका तो सुहो ने उसे थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह सख्त कदम उठाएगा। डरे हुए दोनों बदमाश अपनी गैंग को रूफटॉप पर इकट्ठा करके सोचने लगे कि बियोम सियोक से कैसे संपर्क करें। उन्हें डर था कि कहीं सी यून सच में मर तो नहीं गया। तभी सुहो पास ही खड़ा था और सब सुन रहा था। उसने एक छोटे बदमाश को पकड़ लिया और हाथ से दबाव डालकर सच्चाई उगलवा ली। बदमाश ने बताया कि यह सब बियोम सियोक की प्लानिंग थी। उसी ने बॉक्सर को सी यून की पिटाई के लिए हायर किया था और ये बदमाश सिर्फ तमाशा देखने आए थे। सुहो तुरंत युंगाई के पास गया और पूछा कि सी यून किस अस्पताल में है। उसने बताया कि आज ही उसे डिस्चार्ज किया गया है और सी यून ने उसे कहा था कि वह सुहो को कुछ भी न बताए। सी यून, जो अब अस्पताल से घर आ चुका था, जब दरवाजे की घंटी सुनी तो आवाज से पहचाना कि सुहो आया है। सुहो ने कहा कि उसे एक गिलास पानी चाहिए। सी यून ने जैकेट पहनकर दरवाजा खोला। सुहो ने देखा कि सी यून के एक हाथ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन शांत रहकर कहा, कल फाइनल एग्जाम है, तुम्हें वहां होना चाहिए। इसके बाद सुहो वहां से चला गया। उधर बियोम सियोक का पिता, जो एक जाने माने राजनेता था, पुलिस से सब कुछ जानकर घर लौटा और बियोम सियोक की बहुत पिटाई की। उसने उसे बेइज्जती कहकर चिल्लाया और कहा कि अब वह उसे विदेश भेज देगा और कभी वापस नहीं आने देगा। गुस्से में बियोम सियोक घर से भागा। बटलर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह टैक्सी में बैठ गया। बटलर ने टैक्सी की नंबर प्लेट की फोटो ले ली। टैक्सी में बैठकर बियोम सियोक ने देखा कि उसके बदमाश दोस्तों के कई मिस्ड कॉल आए हैं और सुहो का एक मैसेज भी था। मैसेज खोलते ही उसने देखा कि उसके दोस्त जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं और सुहो ने लिखा है, अगर तू फोन नहीं उठाएगा तो इसका अंजाम सब भुगतेंगे। इस बीच सुहो ने गैंग लीडर यंग बिन का सामना किया और उसे धमकाते हुए अपने हाथों से पीटते हुए कहा कि वह बियोम सियोक को कॉल करे और उसे बुलाए। यंग बिन ने कहा कि उसे बियोम सियोक का कुछ पता नहीं है क्योंकि उसका फोन बंद है। तभी जब सुहो यंग बिन की एक उंगली मरोड़ने ही वाला था, तभी बियोम सियोक का फोन आया। सुहो ने उससे पूछा कि वो कहाँ है और उसे छिपना बंद करने को कहा। कॉल खत्म होते ही सुहो ने यंग बिन से फिर निपटना शुरू कर दिया। बियोम सियोक ने तब उस बॉक्सर से संपर्क किया जिसे उसने पैसे देकर रखा था और उसे तुरंत सुहो को सबक सिखाने के लिए कहा। साथ में फौरन पैसे देने का वादा किया। सुहो अकेला उस बॉक्सर के ट्रेनिंग जिम पहुंचा। उधर युंगाई ने सी यून को कॉल किया और बताया कि सुहो को सब कुछ पता चल गया है। वह परेशान थी क्योंकि सुहो ने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी थी और उसका फोन भी बंद था। शायद वो बियोम सियोक को ढूंढने गया हो। जब सुहो जिम पहुंचा, उसने बॉक्सर और अपनी क्लास के कई बदमाशों को वहां देखा। बियोम सियोक घमंड में डूबा आगे बढ़ा और सुहो का सामना किया। सुहो शांति से उसके पास गया और पूछा कि उसने सीधे उसका सामना करने की बजाय मासूम लोगों को क्यों टारगेट किया। फिर उसने माफी मांगी अगर उसने बियोम सियोक को कभी परेशान किया हो और बदले में बियोम सियोक से सी यून और युंगाई से माफी मांगने को कहा। बियोम सियोक ने अहंकार में कहा कि उसे माफी मांगने का मन नहीं है, जिससे नाराज होकर सुहो ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। बॉक्सर ने सुहो को रिंग में स्वागत किया। सुहो ने पूछा कि क्या बियोम सियोक ने उसे पैसे दिए हैं उसे हराने के लिए। उसने कहा कि उसे बस थोड़ा वार्म अप चाहिए। फिर तुरंत उन बदमाशों पर घूंसे और लातों की बरसात कर दी। उसने बॉक्सर को याद दिलाया कि वो पहले भी उसे हरा चुका है। बॉक्सर ने सुहो को रिंग में चुनौती दी और लाइव वीडियो में ऐलान किया कि वह उसी इंसान से लड़ने जा रहा है जिसने उसे मिडिल स्कूल में हराया था। मैच शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगे।
बॉक्सर ने पहले सूहो की टांग और फिर शरीर पर किक मारी, लेकिन जल्दी ही सूहो ने उसे पछाड़ दिया, उसे गिराया और उसके चेहरे पर लगातार घूंसे बरसाए। बॉक्सर ने सूहो को लात मारकर दूर किया और खड़ा होकर तेज पंच और किक से हमला किया। सूहो ने उसका जवाब दिया और उसे फिर से नीचे गिरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। बाहर खड़े एक बदमाश ने सूहो की टांग पकड़ी, जिससे वह गिर गया और बॉक्सर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके चेहरे पर जोरदार किक मारी, जिससे सूहो बेहोश हो गया। बियोम सियोक घमंड में भरकर रिंग में आया और सूहो को ताना मारते हुए पूछा कि वो खुद को क्या समझता है और ये कि उसके जैसा कोई उसके सामने इस तरह कैसे देख सकता है। कमजोर हालत में भी सूहो ने बियोम सियोक से कहा कि दूसरों को दोष देना बंद करे और खुद को संभाले। गुस्से में बियोम सियोक ने उस पर लगातार किक बरसाई और उसके दोस्त भी उसे मारने में शामिल हो गए। बॉक्सर ने फिर लाइव वीडियो बंद कर दिया ताकि वे बिना किसी गवाह के सूहो को बेरहमी से पीट सकें। वे सूहो को तब तक कुचलते रहे जब तक बियोम सियोक के पॉलिटिशियन पिता के सेक्रेटरी वहां नहीं पहुंच गए। बटलर ने बियोम सियोक को अलग किया, लेकिन वो नहीं माना। एक बदमाश ने सूहो की नब्ज देखी और पाया कि वह सांस नहीं ले रहा, जिससे सब घबरा गए और भागने लगे। सेक्रेटरी ने उन्हें रोका और कहा कि चूंकि वे आखिरी लोग थे जिन्होंने सूहो को छुआ, इसलिए वे भी फंस सकते हैं। उसने कहा कि वह सब संभालेगा। बियोम सियोक कांपते हुए सूहो के पास घुटनों पर बैठ गया और उसे जागने की गुहार करने लगा। सेक्रेटरी के आदमी उसे वहां से ले गए। उधर सी यून युंगाई के साथ उस जगह पहुंचा जहां वे सूहो को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह वहां नहीं था। सेक्रेटरी ने बदमाशों को झूठी कहानी बताने को कहा कि सूहो उनके साथ वर्कआउट करने आया था और अचानक बेहोश हो गया। उसने बॉक्सर को वीडियो डिलीट करने और सारे सीबीसी फुटेज मिटाने का आदेश दिया। जब पुलिस पहुंची, उन्होंने बदमाशों और बॉक्सर से बयान लिए। सूहो को एम्बुलेंस में ले जाया गया। सेक्रेटरी ने सूहो के फोन से सी यून को मैसेज किया कि वह वर्कआउट में बिजी है और कॉल नहीं उठा सकता। बाद में बियोम सियोक के पिता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और कहा कि जब वह उसे फिलीपींस भेजेगा तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। डरे हुए बियोम सियोक ने बटलर से सूहो की हालत पूछी, लेकिन बटलर चुप रहा। अगले दिन सी यून ने अपना फाइनल एग्जाम दिया और देखा कि सूहो और बियोम सियोक दोनों गायब थे। एग्जाम खत्म कर उसने फोन देखा तो युंगाई के कई मिस्ड कॉल थे। फोन करने पर उसे पता चला कि सूहो अस्पताल में बेहोश है। युंगाई ने बताया कि कोई आया था, सूहो का सारा अस्पताल खर्च चुका दिया और उसकी दादी से कुछ पेपर पर साइन करवा लिए, शायद बियोम सियोक से जुड़े हुए। सी यून तुरंत अस्पताल भागा जहां सूहो की दादी उसकी देखभाल कर रही थी। सी यून की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सूहो को वेंटिलेटर पर गंभीर हालत में बेहोश देखा। युंगाई ने उसे घर जाकर आराम करने को कहा क्योंकि अगला एग्जाम अभी बाकी था। सी यून ने गुस्से से सूहो को देखा और वहां से निकल गया। उधर सेक्रेटरी ने बियोम सियोक से कहा कि वह अपने पॉलिटिशियन पिता के साथ स्कूल जाकर सभी से अलविदा कहे। बियोम सियोक ने फिर से सूहो की हालत पूछी तो सेक्रेटरी ने कहा कि वो जिंदा है, लेकिन अगर उसे जिंदा रखना है तो अपना बर्ताव सुधारे। सी यून एक दूसरे स्कूल पहुंचा और यंग बिन की क्लास पूछी। जब यंग बिन क्लास में आया तो सभी सहमे हुए थे। अचानक सी यून ने उसका सिर पकड़कर उसे डेस्क पर पटका और जमीन पर गिरा दिया। उसने यंग बिन से पूछा कि वो कमीना कहाँ है। फिर उसने एक पेन लेकर यंग बिन के कंधे में घुसा दिया और बॉक्सर का लोकेशन बताया। यंग बिन डर के मारे सब कुछ बता बैठा कि बॉक्सर जिम में है, वो खुद नहीं था, बस वीडियो देखा था और बियोम सियोक ही इस सब का मास्टरमाइंड था। उसने वीडियो भी दे दिया। सी यून ने उसे फिर एक मुक्का मारा और फोन लेकर वीडियो देखा जिसमें बियोम सियोक बेरहमी से सूहो को मार रहा था। बियोम सियोक अपनी गाड़ी में अपने पॉलिटिशियन पिता के साथ स्कूल जा रहा था, तभी युंगाई बीच में आ गई। उसने बियोम सियोक से पूछा कि क्या वही सूहो की हालत का जिम्मेदार है। दो बॉडीगार्ड्स ने युंगाई को खींचकर हटा दिया। बियोम सियोक के पिता ने उसे फिर फटकारा। बियोम सियोक ने युंगाई को दोष दिया कि जब तक वो नहीं आई थी सब ठीक था। स्कूल पहुंचकर बियोम सियोक एग्जाम देने गया। उधर सी यून एक लोहे की रॉड लेकर अकेले जिम पहुंचा। उसने बॉक्सर पर पीछे से हमला किया, लेकिन बॉक्सर ने बचकर उसे घूंसा मारा। सूहो की सिखाई तकनीक याद करके सी यून ने फिर हमला किया, लेकिन वह गिर पड़ा। बॉक्सर ने उसके बाल पकड़कर उसे पीटा। सी यून ने हिम्मत जुटाकर बॉक्सर की लेस से उसका गला दबाया, लेकिन बॉक्सर ने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। बॉक्सर ने चेहरे पर वार किया, लेकिन सी यून ने वजन प्लेट से उसके पैर पर मारा, जिससे वह गिर पड़ा। बॉक्सर ने मान लिया कि बियोम सियोक ही बार बार सूहो के सिर पर लात मार रहा था। उसने तो बस रिंग में लड़ाई की थी, लेकिन इतना कुछ नहीं चाहता था। सी यून ने फिर वजन प्लेट उठाकर उसके टखने पर मारा। बियोम सियोक स्कूल पहुंचा और क्लास में गया। सी यून ने क्लास में आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और बदमाशों पर हमला किया। एक को पटका, दूसरे को मुक्का मारा और सभी को बेहोश कर दिया। फिर बियोम सियोक से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, हम कभी दोस्त थे। सी यून ने बियोम सियोक को गिराया, मारने ही वाला था, लेकिन रुक गया और पूछा, क्यों किया ये सब? बियोम सियोक बोला, मुझे नहीं पता। सी यून ने उसे मारा नहीं और चला गया। प्रधानाचार्य और नेता ने उसे जाते देखा। सी यून ने कांच तोड़ा और
और चिल्लाया, मुझसे क्या चाहते हो सब? फिर रोता हुआ निकल गया। सीयून अस्पताल गया और सूहो के पास बैठकर सो गया। अचानक सपना आया। सूहो बोला, तू पागल है क्या, यहाँ तक आ गया? दोनों ने माफी मांगी और मुस्कुराए, लेकिन असल में सूहो अब भी कोमा में था। कुछ समय बाद बियोम सियोक पढ़ाई के लिए फिलीपींस चला गया। किसी को नहीं पता उसका क्या हुआ। युंगाई ने खुद को सबके जीवन से अलग कर लिया। पॉलिटिशियन ने पहले सीयून को सुधार गृह भेजना चाहा, लेकिन वीडियो देखकर छोड़ दिया। पर उसने यह पक्का किया कि कोई स्कूल सीयून को न ले। सिर्फ एक दूर गांव का स्कूल तैयार हुआ। माँ उसे अंदर छोड़ना चाहती थी, लेकिन वह अकेला गया। पिता ने कहा, तूने बहुत अच्छा किया। क्लास में बदमाश लड़के थे। सीयून का परिचय हुआ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। एक बदमाश ने उसकी किताबें जमीन पर फेंकी और कहा, तू मेरा गुलाम बनेगा। सीयून बोला, मुझे यही उम्मीद थी। उसने एक पेन उठाया और उस बदमाश की आंखों में सीधा देखा। थोड़ी देर बाद किसी ने एक टैटू वाले लड़के को बताया कि नया लड़का उनके आदमी को हरा चुका है। उसने पूछा, अब क्या करना है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं।